हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉवर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है मानव रक्त। ठीक है, तो क्लास के अंत तक रुके रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। मानव रक्त, ये मानव रक्त क्या होता है? ये ह्यूमन ब्लड, जो हमारी रक्त वाहिनियों में एक तरल पदार्थ बहता है, यानी रक्त वाहिनियाँ, हमारी जो सिरा और धमनियाँ यानी नसें होती हैं उन्हें हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। इन्हीं रक्त वाहिनियों में जो द्रव पदार्थ बहता है उसे रक्त कहते हैं। जैसे रक्त का एक कंडीशन है, यह एक द्रव संयोजी ऊतक है। पर ये द्रव संयोजी ऊतक, ये ऊतक क्या होते हैं? ऊतक हमारे कोशिकाओं से मिलने से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, इत्यादि कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से मिलने से हमारा रक्त बनता है, ब्लड बनता है। और यहाँ पर एक अगला शब्द है संयोजी ऊतक। अब ये संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो शरीर को अन्य सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो शरीर के अन्य सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा रक्त है और लसिका है, लसिका भी एक संयोजी ऊतक है। और द्रव संयोजी ऊतक वे ऊतक जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो शरीर के सभी ऊतकों को जोड़कर रखते हैं, वो द्रव संयोजी ऊतक कहलाते हैं। हमारा रक्त भी एक लिक्विड फॉर्म का संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त का स्वाद हल्का सा कड़वा होता है क्योंकि ये क्षारीय तो है, पर ये बहुत ही दुर्बल क्षारीय विलयन है, बहुत ही दुर्बल क्षारीय। और एक कोलाइडी विलयन भी होता है। और इसका पीएच मान, हमारे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। ये पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का निर्धारण इनकी एक पीएच स्केल से किया जाता है। किससे किया है? पीएच स्केल। पीएच स्केल का मान होता है, यहाँ पर मिडिल पॉइंट होता है 7, लास्ट पॉइंट होता है 0, 1, इधर 11, 7, 6, 11, 1, 6। तो यहाँ पर जो 7 से नीचे वाले पदार्थ होते हैं, नीचे वाले पदार्थ, इन्हें हम बोलते हैं अम्ल। और 7 से ऊपर वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्षार। 7 से नीचे वाले क्या होते हैं? अम्ल। और 7 से ऊपर वाले क्षार। यहाँ पर 7.4 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 7 से अधिक पास है, इसलिए यह कैसा होगा? दुर्बल क्षारीय विलयन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पुरुष। पुरुष में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। पुरुष में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। एक और है कि मनुष्य के शरीर में उसके रक्त की मात्रा कितनी होगी? उसके भार की, रक्त बराबर भार का 7%। मनुष्य में उसके रक्त की मात्रा उसके वजन का 7% होगी, और वैसे 5 से 6 लीटर। महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुष के रक्त की मात्रा की तुलना में आधा लीटर कम होती है। जैसे कि महिला में रक्त की मात्रा कितनी होगी? 4.5 से 5.5 लीटर, यानी महिला में रक्त की मात्रा जो होती है उसकी आधी होती है। जैसे हमारे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जैसे कि जब कोई बच्चा होता है, जब गर्भावस्था में बच्चा होता है, यानी छोटा होता है, भ्रूण में होता है, तब उसके रक्त का निर्माण उसके यकृत और प्लीहा में होता है। उसके रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर और प्लीहा में होता है। और जब वह बच्चा जन्म ले लेता है, उसके कुछ महीने बाद उसके रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। क्योंकि भ्रूणावस्था में उसकी हड्डियां इतनी परिपक्व नहीं होती कि वह अपना रक्त बना सकें। जबकि जब वह बच्चा जन्म ले लेता है, उसकी हड्डियां परिपक्व, थोड़ी मजबूत होना चाहती होती है। ये बोन मैरो अस्थि मज्जा क्या होती है? जो हमारी हड्डियां होती है ना, इनके अंदर एक खोखला भाग होता है जो बहुत ही नरम मुलायम होता है, लाल कलर का होता है। इसे हम बोन मैरो बोलते हैं। यहीं पर हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है। और प्लीहा, प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और साथ ही में प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ब्लड बैंक क्यों? जो हमारे शरीर का अतिरिक्त रक्त होता है ना, या फिर जो ज्यादा रक्त हो जाता है, वो प्लीहा में एकत्रित होता है, यानी कि वहां पर भंडारण रहता है। इसलिए इसे ब्लड जरूरत होती है। जब हमारा रक्त कम होता है तो प्लीहा उसका भुगतान करती है, यानी वो ब्लड बनाती भी है, बहुत अधिक मात्रा में बनाने लगती है जरूरत के समय। तो इसलिए ब्लड बैंक भी कहते हैं प्लीहा को। और प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। ये ऐसा किस लिए कहते हैं? क्योंकि जब हमारी रक्त कोशिकाएं, क्योंकि इनमें केंद्रक तो होता नहीं है, तो ये रास्ते में मर जाती हैं। तो जब ये प्लीहा के पास से, प्लीहा यहाँ पर होती है ना, तो यहाँ से गुजरती है, तो ये उन्हें पकड़ लेती है, अपने पास रख लेती है, यानी कि जो मरी हुई कोशिकाओं को ये पकड़ लेती है। इसलिए इसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। रक्त हमारा कार्य क्या करता है, यानी कि क्या वर्क कर रहा है? तो इसका कार्य है ताप नियंत्रण का। ये हमारे तापमान को एकदम नियंत्रित रखता है, ना कम करता है ना ज्यादा करता है।
क्योंकि जो हमारा हृदय होता है ना यहाँ पर हार्ट, ये रक्त को पंप करता है। ये जब रक्त हमारा पंप करता है, भेजता है एकदम 120 की स्पीड से, यानी 120 की स्पीड से गया और फिर स्लो हो जाता है, वहां से फिर 80 की स्पीड पे 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आता है। 120 पे गया, 80 पे वापस आया। तो ये जो फ्लो होता है ना, तो ये हमारे रक्त को नियंत्रण बनाए रखता है, क्योंकि जो गति मोशन में होती है यानी गति करती है, उसके अंदर ताप उत्पन्न होता है। जैसे कि आप जब दौड़ते हैं तो आपको गर्मी लगती है, जैसे कोई भी चीज होती है ना, जब गति करती है, पृथ्वी घूमती है तो वहां पर गर्मी होती है। जहां पर मोशन होगा वहां पर ताप या उष्मा अवश्य होगी। नेक्स्ट, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब ये क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, ये कैसे करता है, पोषक पदार्थों का रक्त करता है, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं वो कहाँ पर जाता है, पेट में। यहाँ पर आते हैं, अमाशय, बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे अवशोषक तत्वों को अवशोषण कर लेती हैं। जैसे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज है, लवण है, विटामिन, इनको अवशोषित करके कहाँ पर ले जाती हैं, ब्लड। क्योंकि पोषक पदार्थों की जरूरत तो हमारे मस्तिष्क को भी होगी, तो ये ब्लड होता है ना, जो जाएगा हमारे मस्तिष्क के पास, जो तुम्हारे पोषक तत्वों की जरूरत है तो इसको पकड़ा देगा, पैरों के पास जाएगा, पैर को दे देगा, हाथ के पास जाएगा, हाथ को, जिसको जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार पोषक तत्व दे देगा। नेक्स्ट है गैसों का परिवहन। अब इसका कार्य होता है, नेक्स्ट कार्य है गैसों का परिवहन। यानी गैसें कौन सी, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा सांस लेते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं वो हमारे कहाँ पर जाती है, यहाँ पर फेफड़ों में एकत्रित हो जाती है। फिर यहाँ से हृदय पंप करता है तो यहाँ से निकलता है ब्लड, फेफड़ों के पास जाता है, तो वहां से ले लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वहां पर रख देता है। जब हम सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जो ये ऑक्सीजन ले ली है ना हमारे ब्लड ने, तो वो शरीर के सारे अंगों को थोड़ी थोड़ी बांट देता है, लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, सभी को दे देता है अपनी ऑक्सीजन। ठीक है, और उनसे क्या ले लेता है बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिर अशुद्ध रक्त घूमकर आता है हमारी शिराओं के रास्ते, फेफड़े के पास, हृदय के पास आता है ना, वहां पे शुद्ध हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ऑक्सीजन ले लेता है, यही चक्र चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। ये हमारा किसका पदार्थ करता है, उत्सर्जी पदार्थों। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो कि निकालने योग्य पदार्थ होते हैं, जो शरीर के हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपचित होते हैं, उनको ये निकालने का काम करता है। जैसे कि कई रोगाणु हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, हम भोजन करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो रोगाणु या जीवाणु ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो ये रक्त में मिल जाते हैं, तो रक्त जाता है हमारी किडनी के पास, तो किडनी रक्त को क्या करती है, साफ करती है, यानी छानने का काम करती है। तो जो गंदगी होती है हमारी, जो द्रव अवस्था में गंदगी होती है, तो वहां पर साफ हो जाती है, रक्त के द्वारा गंदगी सारे शरीर से निकलती है और किडनी में जाकर साफ हो जाती है। तो किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है, और हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, और फेफड़ा ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाता है, जिसे रक्त द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की रोगों की रक्षा। अब जो हमारे रक्त कणिकाएं होती हैं, हमारा रक्त होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारी रोगों से रक्षा करती हैं। ये भी कुछ प्रकार की होती हैं, जैसे कि इनमें होती हैं एंटीबॉडी होती है, मोनोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, इत्यादि कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। रक्त, ब्लड को हमारे दो भागों में बांटा जाता है। हमारे ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। नंबर एक है प्लाज्मा, जो कि हमारे रक्त का कितने % भाग होता है, 60% भाग। प्लाज्मा रक्त का 60% भाग होता है, जबकि बचे हुए 40% में हमारा क्या रहता है, रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पल्स। ये कितने भाग में होता है, 40% भाग। प्लाज्मा अकेले 60% भाग में होता है, जबकि रुधिराणु 40% भाग में। और रुधिराणु के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, 3 कोशिकाएं आती हैं। ये तीनों की तीनों क्या है, कोशिकाएं। इन्हीं तीनों कोशिकाओं के कारण हमारे रक्त को क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। ठीक है, इनमें पहली कोशिका क्या होती है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। इसे आरबीसी को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जबकि डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और इसे साइंस की भाषा में यानी वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको ये शब्द होता है, ल्यूको, इसका अर्थ होता है, ल्यूको का अर्थ होता है सफेद। ल्यूको का क्या अर्थ होता है, सफेद। जैसे कि हम दूध का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या आता है, लैक्टो। लैक्टो यानी जिसमें लैक्ट या ल्यूको आता है ना, तो उसका अर्थ होता है सफेद। दूध भी सफेद होता है,
इसीलिए इसको लैक्टोनियम पर नापते हैं। लैक्टोज शर्करा होती है, सभी लैक्ट में आता है ना व्हाइट के कारण। इसी तरह हमारी WBC भी व्हाइट होती है, यानी सफेद होती है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसलिए इसका हमें ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इससे व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ये हमारी रक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं, यानी रक्षात्मक ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा शरीर में लगभग 10,000 होती है। 10,000 होती है क्या संख्या? ठीक है, अगर जिनके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या अगर 10,000 है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होगी। गांव के लोगों में देखते होंगे कि वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं ना, क्योंकि वो इतना काम करते हैं, उनकी व्हाइट ब्लड सेल्स अधिक होती हैं, इसलिए वो कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त बिम्बाणु। रक्त बिम्बाणु हमारी प्लेटलेट्स जिन्हें बोलते हैं, आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई, डेंगू ज्वर में हो जाती है ना प्लेटलेट्स कम, तो वो रक्त बिम्बाणु होते हैं। इन्हें को थर्मोसाइट कहते हैं। इन्हें साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? थर्मोसाइट। ठीक है, ये करते क्या है प्लेटलेट्स? ये जो हमारा रक्त होता है इसमें गाढ़ेपन को बनाए रखते हैं। थोड़ा सा ये रक्त अगर कहीं पर चोट लग जाती है वहां पर थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स शरीर के रक्त को थोड़ा हल्का गाढ़ा बनाए रखते हैं। ठीक है, इनकी जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल होता है हमारे रक्त बिम्बाणु का 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का उससे कम होता है, 1 दिन कम होता है, 2 से 4 दिन। ये 3 से 5 दिन, ये 2 से 4 दिन। और सबसे अधिक जीवन काल रक्त कणिकाओं में हमारी लाल रक्त कणिकाओं का यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स का होता है, लगभग 20 दिन से 120 दिन। ठीक है, तो हम डिटेल में प्लाज्मा को पढ़ने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट जिसे लेना है वो ले सकता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है? 60%। प्लाज्मा की हमारे शरीर के ब्लड में मात्रा कितनी होती है? 60%। और प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? रक्त में सबसे अधिक क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल। कितना जल होता है प्लाज्मा में सबसे अधिक? 90% जल। कितना प्रतिशत जल है? 90% जल है हमारे प्लाज्मा में सबसे अधिक। और प्रोटीन कितना है? 7%। प्रोटीन कितना है? 7%। और शेष बचे हुए भाग में 0.9% लवण होता है, 0.9% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। और बचे हुए परसेंटेज में इत्यादि चीजें, विटामिन होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, इत्यादि होती है ना। और सबसे अधिक क्या होता है प्लाज्मा में? जल होता है, और 7% प्रोटीन होती है। और इसका रंग कैसा होता है हमारे प्लाज्मा का? हमारे प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा होता है हमारे प्लाज्मा का रंग? हल्का पीला रंग होता है हमारे प्लाज्मा का। ओके, और प्लाज्मा में हमारे जो प्लाज्मा है इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 2 प्रकार की प्रोटीन जो हम पहले बता चुके हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और दूसरी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन है हमारे रक्त में यानी हमारे प्लाज्मा में? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रक्त को जोड़े रखना, यानी कि ये रक्त को गाढ़े करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती हैं। यदि हम रक्त में से इन दोनों प्रोटीनों को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। हम अपने ब्लड में से यानी प्लाज्मा में से इन दोनों प्रोटीन को निकाल लेते हैं। प्रोटीन्स को निकालने पर दोनों प्रोटीनों को क्या करते हैं? प्रोटीनों को निकालते हैं। जब हम अपने रक्त से दोनों प्रोटीनों को निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेरम। सेरम या इसे बहुत से लोग सीरम भी बोलते हैं। हमारे ब्लड से, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो क्या मिलता है? सेरम या सीरम। ठीक है, जब हमारा डॉक्टर होते हैं ना जो ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो हमारे रक्त को बहुत देर से ऐसे रखे रहते हैं, तो रक्त की कोशिकाएं होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और इत्यादि प्लाज्मा बैठ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये भारी होती हैं तो ये बैठ जाती हैं, यानी उसमें से निकल जाती हैं। तो ऊपर क्या हल्का पदार्थ बचता है हमारा? सेरम या सीरम। तो इसी से हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसका रंग भी कैसा होता है? ये भी होता है, ये भी कैसा होता है? पीला। ठीक है, हमारे प्लाज्मा में रक्त का 60% भाग होता है,
इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें दो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। जब इन प्रोटीन को हम निकाल लेते हैं तो क्या मिलता है, सीरम। सीरम का रंग कैसा होता है, पीला। ठीक है, हमारे प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, जल। कितना, 90%। प्रोटीन कितनी होती है, 7%। और हमारे प्लाज्मा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है ना, इसे क्या लेता है, पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों का शरीर में क्या करता है, संवहन, पूरे शरीर में ये पहुंचाता है हमारे पोषक तत्वों को। साथ ही ये जो हमारे शरीर में हार्मोन ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्रावन करती हैं, उनको भी संवहन करता है। ये वहां से हार्मोन ले लेता है। जैसे हड्डियों को चाहिए तो हड्डियों को देगा, हाथों को चाहिए तो हाथों को, जिससे चाहिए उसको दे देता है, अपना कार्य करता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रक्त बिंबाणुओं के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है जिसे वो ले सकता है। रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी। आरबीसी हमारे रक्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरबीसी हमारे रक्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ही अधिक क्वेश्चंस आते हैं। आरबीसी, आरबीसी को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसकी इंग्लिश ये है ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, उभयावतल। मतलब कि इनका आकार होता है अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस वो होते हैं जिनका तल दबा हुआ होता है। अवतल लेंस कैसे होते हैं, जिनका तल दबा हुआ होता है। ठीक है, इनका आकार जैसे अगर इस तरह देखेंगे सामने से तो ये इस तरह की दिखेंगी। यहाँ पर बीच में खाली गड्ढा सा होगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, अगर वैसे देखेंगे अगर साइड से तो इनका आकार इस तरह होगा, यानी कि अवतल लेंस की तरह इनका आकार होगा। रेड ब्लड कार्पल्स का आकार कैसा होता है, उभयावतल, अवतल लेंस के समान। ठीक है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके 3 जंतु क्या हैं, अपवाद हैं। कौन कौन से, ऊंट, लामा, जिराफ। ऊंट, लामा और जिराफ 3 ऐसे जंतु हैं जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक। आरबीसीज में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जो हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। जो हमारी हड्डियों के अंदर सॉफ्ट सा नरम पदार्थ भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। वहां पर हमारे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो इनकी आरबीसीज का मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में, यानी कि इनमें केंद्रक तो होता नहीं है ना। जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक होता नहीं है। इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल 20 से 120 दिन। ठीक है, इनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जब इनमें केंद्रक होता है ये चलते चलते ब्लड में ही ये मर जाती हैं, यानी ब्लड में ही इनकी डेथ हो जाती है और ये चलती रहती हैं। जब ये प्लीहा के पास पहुंचती है ना तो ये ना पकड़ लेती है, प्लीहा एकदम पकड़ लेती है, अपने पास रख लेती है। ठीक है, जहां पर उनकी कब्र बन जाती है, यानी वहां पर उनकी मृत्यु होती है, डेथ होती है, उनका नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊंचाई बढ़ने के साथ आरबीसी का आकार बढ़ता है। देखिए ऊंचाई किस तरह बढ़ती है, इस तरह। ऊंचाई किस तरह बढ़ती है, इस तरह। तो आकार भी बढ़ने लगा, ऊंचाई बढ़ रही है तो इनका आकार भी बढ़ रहा है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही आरबीसी का आकार बढ़ेगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं ना तो आपकी ब्लड सेल्स का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर आकार बढ़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, तो आपका उत्तर होगा हाथी। हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है तो इसकी आरबीसी भी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की सबसे छोटी आरबीसी होती है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, 20 से 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं होता है, आकार उभयावतल होता है। इसके अपवाद क्या होते हैं, ऊंट, लामा, जिराफ की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। रक्त, हमारी जो ब्लड है और जो आरबीसी है, हमारे ब्लड है, ब्लड और आरबीसी है,
इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। कैसी है दोस्ती? हमारे ब्लड में और आरबीसी में बड़ी गहरी दोस्ती है, क्योंकि ब्लड का मेन कार्य क्या करती है? आरबीसी करती है। ठीक है, और ये दोनों हीमो, ये एक शब्द है ना हीमो, इससे भाई ये लोग बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों भाई किससे प्यार करते हैं? हीमो से। इनका क्या करते हैं? इनको हीमो से बहुत ही इनका करीबी रिश्ता है कि बहुत सारे काम हीमो से होते हैं और इनके बहुत से नाम हीमो से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जब ब्लड का क्या करते हैं? अध्ययन, ब्लड का करते हैं अध्ययन, तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी यानी हीमो से एक शब्द बन रहा है आपका हेमाटोलॉजी। इससे साथ में इसके दूसरा नाम क्या होता है? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी। रक्त के अध्ययन का क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी। और आरबीसी का लाल रंग, भाई इसमें भी हीमो आता है, इसका लाल रंग होता है ना। आरबीसी का कैसा रंग होता है? लाल रंग। तो किस कारण होता है? आप सभी को पता होगा इसका लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कारण। ओके, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में आपके दो शब्द आ रहे हैं, हीमो प्लस ग्लोबिन। आपके हीमोग्लोबिन कितने शब्द आ रहे हैं? हीमो और ग्लोबिन। हीमो क्या होता है? हीमो एक रंजक है। क्या? एक रंजक, यानी कि जो एक कलर प्रदान करता है। क्या? एक रंजक है। और ये एक ग्लोबिन क्या है? एक लौह प्रोटीन है। क्या है ग्लोबिन? एक लौह प्रोटीन है। हीमो को दो भागों में बांटा गया, हीमो प्लस ग्लोबिन में। हीमो क्या है? रंजक है। ग्लोबिन क्या है? लौह प्रोटीन है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक यौगिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, उसे क्या बोलते हैं? हीमेटीन। इस यौगिक को क्या बोलते हैं? हीमेटीन। ओके, जो हीमोग्लोबिन में यौगिक पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हीमेटीन। आरबीसी की संख्या, आरबीसी को क्या नापते हैं? संख्या। तो इसे किस में नापते हैं? किस यंत्र से नापते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर यंत्र से। आरबीसी की संख्या किससे नापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। तो किस तरह याद करेंगे भाई? ब्लड और आरबीसी में भाई भाई हैं, बहुत बढ़िया दोस्ती है। और इन दोनों को हीमो नाम के एक भाई हैं, उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती है, इनसे भी बहुत प्यार है इनका। तो जो ब्लड होते हैं यहाँ पर हीमो देखो कितनी बार आ रहा है, हीमो से संबंधित शब्द। जैसे हीमो है ना, यहाँ पर हेमाटोलॉजी में भी आ रहा है। हीमो किस में आ रहा है? हीमोग्लोबिन में आ रहा है, हीमेटीन में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? हीमोसाइटोमीटर में। बड़ी गहरी दोस्ती है। इनके सारे नाम किससे जुड़े हुए हैं? हीमो से। जैसे अध्ययन हेमाटोलॉजी, यानी सेरोलॉजी भी किससे कहते हैं? रक्त का लाल रंग कैसे होता है? हीमोग्लोबिन कारण। इसमें दो तत्व होते हैं, हीमो और ग्लोबिन। हीमो किसका कार्य करता है? रंजक का। ग्लोबिन एक लौह प्रोटीन है, और इसमें एक यौगिक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हीमेटीन। ठीक है। और आरबीसी की संख्या किसमें नापते हैं? हीमोसाइटोमीटर यंत्र में, यानी सभी में हीमो आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता, एनीमिया। एनीमिया, हीमोग्लोबिन, जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी रक्त होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी। तो उससे क्या कहते हैं उस रोग को? रक्तक्षीणता, एनीमिया, यानी कि रक्तहीनता, रक्त की कमी। एक अन्य रोग होता है थैलेसीमिया। ये बड़ा ही खतरनाक रोग है भाई साहब। थैलेसीमिया बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें लाल रक्त कणिकाएं ही बनना बंद हो जाती हैं। क्या होता है? इसमें लाल रुद्राणु ही नहीं बनते हैं इस रोग में, यानी कि रक्तक्षीणता तो हो ही जाती है, साथ में जितना रक्त कम हो गया वो हो गया, और फिर अगला रक्त नहीं बनेगा। थैलेसीमिया में इस व्यक्ति की मौत किससे होती है? खून की कमी से होती है, यानी कि रुद्राणु ही नहीं बनते हैं, तो खून का निर्माण नहीं होगा, खून तो कम होगा ही। इससे धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये लाल रक्त कण होते हैं, इनका कार्य क्या होता है?
जो हमारी आरबीसी इनका कार्य क्या है, ये परिवहन करती हैं किसका, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन यानी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इनका परिवहन कैसे करती हैं, जब ये रक्त कणिका हमारे फेफड़ों के पास आती हैं तो क्या लेती हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेती हैं फेफड़ों के पास आकर के, और किससे रख जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी ऑक्सीजन लाके हमारे पूरे शरीर में जाती हैं, ऑक्सीजन देती जाती हैं और क्या लेती हैं उनसे बदले में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। तो ये ऑक्सीजन देती जाती कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ पर चली जाती हैं, वापस फेफड़े के पास आती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके किसे देती हैं, फेफड़ों को, और फेफड़े सांस द्वारा बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन वहां से लेकर के यही क्रम चलता रहता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तक्षीणता या एनीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, लाल रुद्राणु ही नहीं बनते हैं। इसका कार्य क्या, O2 व CO2 का परिवहन होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। WBC इन्हें क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। इन्हें साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब सफेद रंग, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का कैसा रंग होता है, सफेद, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ओके। इसका उपनाम, इसको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, शरीर का सिपाही। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की रोगों से क्या करती है, रक्षा। ओके। इसके आकार के बारे में अनिश्चित है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी आकार का हो सकता, लेकिन कुछ हद तक लगभग इसका आकार किसके समान मिलता है, अमीबा के समान। वैसे तो इसका आकार अनिश्चित होता है, परंतु यह लगभग कुछ हद तक किसके समान मिलता है, अमीबा के समान मिलता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। जब इनकी मृत्यु होती है ना, ये ब्लड में ऐसे ही नहीं मरते हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके केंद्रक में एक होता है लाइसोसोम, इसकी कोशिका के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम। वो जब इनकी मृत्यु के टाइम लाइसोसोम अपना जल छिड़क देता है इन पर, यानी कि लाइसोसोम अपनी कोशिका को खा जाता है, यानी वो ब्लड में ही खत्म हो जाती है, गंदगी ब्लड में ही साफ हो जाती है, इसीलिए इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ब्लड में ही साफ खा लेता है लाइसोसोम। ओके। उसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण हमेशा कहाँ पर होता है, हमारी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। परंतु कभी कभी रोग ज्यादा भयानक होते हैं, तब अधिक आवश्यकता होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स की, तब उस अवस्था में कभी कभी किसमें निर्माण होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, यकृत और प्लिया में भी। अस्थि मज्जा तो करती ही रहती है, साथ में यकृत और प्लिया भी व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं, क्योंकि उसकी अधिक जरूरत होती है। ठीक है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है, शरीर को रोगों से बचाना। लेकिन इनकी मात्रा कितनी होती है शरीर में, मात्रा, तो WBC की शरीर मात्रा होती है 10,000। WBC की शरीर में मात्रा कितनी होती है, 10,000। अगर ये मात्रा 10,000 से अधिक हो जाती है, जैसे 10,000 से 10,100, 10,200 इस तरह हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये अनियंत्रित मात्रा में बढ़ती है, जरूरत से आवश्यकता अधिक, जैसे 10,000 से 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 इस तरह बढ़ती है, धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती है, यानी कि जरूरत से अधिक मात्रा में बढ़ती है ना, तो ऐसे तो एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। जरूरत से अधिक मात्रा में WBC के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड कैसा होने लगता है, सफेद, ब्लड का रंग कैसा होने लगता है, सफेद। ठीक है। इसे व्हाइट ब्लड डिजीज भी बोलते हैं, श्वेत रक्तता, यानी कि श्वेत रक्त की बीमारी। और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। WBC अधिक मात्रा से क्या होता है, ब्लड कैंसर। इसे श्वेत रक्तता यानी व्हाइट ब्लड डिजीज भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं एक बार। WBC को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। उपनाम शरीर का सिपाही, आकार अनिश्चित परंतु लगभग अमीबा के समान, केंद्रक उपस्थित होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में, कभी कभी जरूरत के समय यकृत और प्लिया में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कार्य शरीरों को रोगों के संक्रमण से बचाना, और इसकी जरूरत से अधिक मात्रा से क्या होता है, रोगों का ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्त डिजीज, व्हाइट ब्लड डिजीज, यानी इसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। WBC के कितने प्रकार होते हैं, WBC 6 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी,
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। कौन कौन से? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इनमें ये दोनों अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चारों का अधिक काम होता है, ये साइड वाली होती हैं। ठीक है, तो इनमें इनकी अधिक इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानकारी देते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है? शरीर में रोग घुसते हैं, जैसे कि कोई जीवाणु ने प्रवेश किया, किसी रोग ने प्रवेश किया, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? सूचना देती है। शरीर की सभी व्हाइट ब्लड सेल्स को सभी सूचना देती है, भाई रोग आ गए, भाई सब रोगाणु आ गए, जल्दी जागो जागो जागो। तब भाई पहले कौन जागता है? लिम्फोसाइट। अब इसका साइज कैसा होता है? टी आकार का। लिम्फोसाइट कैसा होता है? टी आकार का। इसे टी सेल भी बोलते हैं। ये जाता है एकदम उठा के हथौड़ा, लग गया मारने इन्हें, तो ये मार देता है इनको, जीवाणुओं को। जो रोगाणु होते हैं सही रूप से किसे मारता है? ये जाते तो सभी हैं, पर जो सही रूप से कौन मारता है रोगाणुओं को? लिम्फोसाइट। सबसे अधिक रोगाणुओं को कौन मारता है? लिम्फोसाइट। इसे टी आकार का होता है, इसे टी सेल भी बोलते हैं। फिर इनका भक्षण यानी काम खाने का कौन करते हैं? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे बड़ी WBC है। कैसी बड़ी है? सबसे बड़ी। जो इतनी WBC लिखी है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट। ये काम क्या करता है? जो रोगाणु जीवाणु होता है इनका भक्षण करता है, इनको खाता है। साथ में न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं भी होती हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, ये भी इनका भक्षण करती हैं। पता इन दोनों बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। ये कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। लिम्फोसाइट टी आकार या टी सेल और सही रूपों से रोगों को नष्ट करती है। एंटीबॉडी रक्षा की क्या देती है? सूचना कि आपके यहाँ कीटाणु घुस चुके हैं। मोनोसाइट उनको खाती है और ये बड़ी हो जाती है, खा खा के मोटी हो जाती है। और न्यूट्रोफिल्स छोटी होती हैं, ये इनका सिर्फ भक्षण करती हैं, खाती रहती हैं बस। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। इससे साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। THROMBOCYTES। साइंस की भाषा में प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। इनका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस के समान। उत्तल लेंस कैसा होता है? उठा हुआ, एक तरफ उठा हुआ, दूसरे तरफ उठा हुआ, एक तरफ उठा हुआ, दूसरे तरफ उठा हुआ। इसी तरह हमारी प्लेटलेट्स भी होती हैं, जिस तरह हम बना रहे हैं ना, इसी तरह एकदम उत्तल लेंस के आकार की क्या होती है? हमारी प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु होती हैं। इनमें भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इनमें भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ओके, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम देख रहे हैं कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स सभी रुद्राणुओं का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। इनमें कार्य क्या होता है? इनका कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में, केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। इनका आकार उत्तल लेंस के जैसा होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्लेटलेट्स की कमी कौन करता है? ये जो डेंगू ज्वर होता है ना, कौन सा ज्वर है? डेंगू ज्वर। इस ज्वर में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी। सबसे अधिक कमी होती है प्लेटलेट्स की कमी डेंगू ज्वर के कारण। ये डेंगू ज्वर का इसके रोगाणु क्या करते हैं? प्लेट्स को खाने लगते हैं, यानी खत्म करने लगते हैं। फिर जाती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल, लड़ती हैं, हार जाती हैं, दवा खाते हैं, उसके बाद हम ठीक होते हैं। डेंगू ज्वर के कारण ये मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, आपका वीडियो यहीं पर संपूर्ण होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। अब तक के लिए धन्यवाद।